दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय खबर ये है कि भारत में नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, वो अब आप लोगों के सामने आ चुका है। इस पर कई दिनों से विभिन्न समाचार चैनलों और अखबार में लगातार विश्लेषण और खबरें आ रही हैं। मुझे कुछ लगातार 2-3 दिन से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो एक क्लियरिटी हमको मिले। तो मैंने एक कोशिश की है कि नई शिक्षा नीति 2020 की जो प्रमुख बातें हों और साथ साथ में उसकी कोई ऐसी इनिशिएटिव जो हुई है, उन सभी चीज़ों को हम अपनी इस लेक्चर में शामिल कर सकें। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले शिक्षा नीति के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। पहला फैक्ट तो यही जानना ज़रूरी है कि ये जो शिक्षा नीति है, ये किसी भी हाल में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आमतौर से पिछले दिनों जो बहस हो रही है, उसमें कई स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन बना कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, क्या ये हूबहू लागू होने वाली है या यही सरकार करने जा रही है? जी नहीं, सरकार ने ये एक प्लान आउट किया है, एक ड्राफ्ट दिया है। ये एक तरीके का मसौदा है, एक तरीके का प्रारूप है, और इस प्रारूप के तहत जिन जिन बातों को रखा गया है, उन बातों को विभिन्न कानूनों के द्वारा लागू कराया जाना है। तो पहली चीज जो आपको क्लियर होना है कि शिक्षा नीति यानी कि एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। अब दूसरी चीज ये है कि क्या भारत में पहली बार ये शिक्षा नीति बनी है जिस पे इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में जो पहली शिक्षा नीति बनी थी वो 1968 में बनी थी। ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बनी थी। उसके बाद अगली जो शिक्षा नीति हमारे देश में आई वो 1986 में आई ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल बात हुई थी वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया था, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन वर्क था। साथ साथ में इसमें यह भी फोकस किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शिक्षा सुलभ हो सके और साथ ही साथ इसमें समानता और अवसर की समानता भी स्थापित हो सके। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 86 की पॉलिसी में ही एजुकेशन की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया था। इसके बाद इसमें पहला अमेंडमेंट 1992 में जनता पार्टी की सरकार में किया गया, और जाहिर सी बात है कि वो 86 की एजुकेशन पॉलिसी का एक अमेंडमेंट था, कोई नई पॉलिसी नहीं थी। अब उसके बाद कुछ कमोबेश संशोधनों के साथ आज जो हमारे देश में शिक्षा नीति आई है 2020, ये पूरी तरीके से एक स्वतंत्र शिक्षा नीति है, जैसे कि 68 और 86 की थी। यानी कि अगर सीधे तौर पे कहें तो आजादी के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है जो नई शिक्षा नीति 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में आपके सामने है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति की कुछ बातें जो हर किसी को जानना आवश्यक है, और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बीइंग अ कॉम्पिटिटर, बीइंग अ स्कॉलर आप लोगों के लिए लिखने और याद करने वाली है। तो आइए पहले एक नजर में इस शिक्षा नीति की बेसिक बातें समझ लेते हैं। दोस्तों, आपके जहन में पहला सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर ये शिक्षा नीति किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लागू हुई है या किस कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया गया है। इसके कुछ बेसिक पिलर्स है या कह लीजिए कि आधार बिंदु हैं, उसमें 3-4 बातें शामिल हैं। पहली चीज तो ये है कि सबकी पहुंच में शिक्षा का होना। दूसरी चीज है समता, तीसरी चीज है गुणवत्ता, और चौथी चीज है जवाबदेही। यानी कि शिक्षा की सभी लोगों तक पहुंच, समता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारों पर ये शिक्षा नीति 2020 निर्मित की गई है। अब इसके बाद आइए एक नजर में इसके प्रमुख बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं, और मैंने इसके तहत करीब 10 बिंदुओं को रेखांकित किया हुआ है, जिसे आपको एक एक पॉइंट
समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस शिक्षा नीति के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का विस्तार किए जाने की बात की गई है। आप जानते हैं कि 2009 में हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। उसी में इस शिक्षा नीति में विस्तार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाए, क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि अगर बच्चों को उचित और गुणवत्तापूर्ण खुराक मिलेगी तो निश्चित ही उनकी जो एजुकेशन होगी वो अच्छी होगी, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है, सरकार ने कहा कि हमको ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना है। ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देता है तो वो ड्रॉप आउट करना कहलाता है। यानी कि हमको प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और अंतिम शिक्षा तक की जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक संपन्न करनी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक जाते जाते हमारे देश में जो इनरोलमेंट रेशियो है वो तकरीबन आधा हो जाता है और उसमें भी ड्रॉप आउट लगभग 50% हायर एजुकेशन तक आ जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी दशा में हर जो शिक्षार्थी है उसे अपनी शिक्षा को पूर्ण कराने की बात की गई है। तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज इसमें अगला ये है कि अर्ली सीसीई पर और अधिक ध्यान दिए जाने की बात है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये सीसीई क्या है। तो सीसीई का मतलब होता है चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसके तहत जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा को जल्दी शुरू किया जाए, इसीलिए इसको कहा गया है ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसमें जो 3 साल से ही बच्चे हों उनको 3 साल की ही उम्र से शिक्षा सुनिश्चित कराई जाए, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके लिए सरकार ने यह भी वहां पर मेंशन किया है कि 3 वर्ष के बच्चों को चाहे आंगनबाड़ी के थ्रू चाहे किसी भी प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें इस तरीके की क्लासेज चलवाई जाए जिससे कि उनको अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्कूलों में अवसर की समानता स्थापित की जाए, यानी कि किसी भी दशा में महिला या अगड़ी पिछड़ी दलित माइनॉरिटी सभी व्यक्तियों को सभी समुदायों को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, सबको शिक्षा मिल पाए। अगली जो चीज है वो ये है, और ये बड़ा नया इनिशिएटिव है, वो है एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा। इसमें सरकार ने ये कहा है कि अभी छोटे छोटे स्कूल्स हैं और उसमें जो फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, जैसे म्यूजिक है, जैसे कि कोई और चीज जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, उसको सिखाने के लिए अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचर देना संभव नहीं हो सकेगा। तो इसमें इस तरीके की चीजों को इंश्योर करने के लिए, फाइन आर्ट की चीजों को, क्रिएटिविटी की चीजों को और भी परफॉर्मिंग आर्ट की चीजों को, सरकार ये चाहती है कि एक कॉम्प्लेक्स स्कूल बने जिसमें इस तरीके की शिक्षा दी जा सके। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो किसी भी हाल में किसी भी इंडिपेंडेंट प्राथमिक विद्यालय की फिजिकल स्टेटस को खत्म करने की बात नहीं कर रही है, यानी प्राथमिक विद्यालय भी रहेंगी, लेकिन इसमें जो इस तरीके की शिक्षा है उसको कॉम्प्लेक्स वे में एक साथ देने की बात की गई है। ये काम मुश्किल है लेकिन इरादा अच्छा है, इसको देखने वाली बात आगे होगी। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। सरकार ने कहा कि किसी भी दशा में एजुकेशन को अच्छी, उद्देश्यपरक, गुणवत्तापूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब वहां पर जो शिक्षक हैं उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी पूरी तरीके से मिले। ऐसा माना जाता है कि यदि आर्थिक सुरक्षा का भाव नहीं होगा तो जो संवेदनशील सेवाएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इनके जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने रिक्रूटमेंट को फेयर करने के लिए और साथ ही साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि जो अभी तक पैरा टीचिंग वाली व्यवस्था चल रही है जिसमें कि गेस्ट फैकल्टी किसी को किसी भी तरीके से हायर कर लिया जाता है और बहुत ही सस्ते दामों पर
उनसे पढ़वाया जाता है, इससे एजुकेशन की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है और साथ साथ में कहीं ना कहीं जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है उसमें भी पोल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट बात जो ये है, हाँ इसमें एक चीज और कोट करने वाली बात है कि रिक्रूटमेंट को लेकर के, फेयर एनवायरनमेंट को लेकर के, एकेडमिक एनवायरनमेंट को लेकर के हमारे देश में जेएस वर्मा कमेटी ने पहले भी इस बात की सिफारिश की थी। दोस्तों अगली चीज जो ये है वो है कि एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाए। सरकार का ऐसा मानना है कि जो हमारे देश में शिक्षा है उसमें जो शीर्ष निकाय है उसका हस्तक्षेप ज्यादा है, उसका कंट्रोल ज्यादा है, तो उसके पावर्स को घटाया जाए और अलग अलग अधिकरणों में डेलीगेट किया जाए। इसमें ये सरकार की मंशा है कि जो डायरेक्टरेट बोर्ड का साम्राज्यवाद है उसको खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए और पावर को डेलीगेट किया जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के जो एजुकेशन में आज नामी देश हैं जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ डीन को और एचओडी के पास बहुत सारी पावर होती है, यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट तक की पावर होती है और वो कोर्सेज को रेगुलेट तक करने की पावर रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रलाइजेशन के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन हमारे देश की भी जरूरत है। इसके बाद अगली चीज जो ये है वो ये है कि मीडियम ऑफ स्ट्रक्चर। पिछले कुछ दिनों से समाचार चैनलों में सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा यही रहा है कि सरकार ने कहा कि पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक यानी कि 5वें दर्जे तक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अब तक की सारी जो शिक्षा नीति आई है उन सब में प्राथमिक जो शिक्षा है या पहली से 5वीं तक की शिक्षा है उसमें मातृभाषा में शिक्षा किए जाने का प्रावधान रहा है। तो इसमें जो नई बहस आज उभर के आ रही है सामने वो इसलिए आ रही है कि वर्तमान में इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं उनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वो थोड़ा आशंकित है। हालांकि मैं आपको ये श्योर कर दूं कि इस समय जो वर्तमान हालात है उसमें किसी भी हाल में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगली चीज़ जो ये है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है कि सिंगल डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करके मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक विश्वविद्यालय में सभी विषयों, सभी प्रकार की जो माध्यम है उन सबकी पढ़ाई सुनिश्चित कराई जाए, ना कि कुछ चुनिंदा कोर्सेज को लेकर के उसमें यूनिवर्सिटी बना दी जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि डेंटल को, मैनेजमेंट को, एमबीए के कोर्सेज को लेकर के साथ साथ में 2-3 और टेक्निकल कोर्सेज को लेकर के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर्म हो जाती है और इसमें कॉर्पोरेट जो है वो यूनिवर्सिटी फॉर्म करते हैं और साथ साथ में एजुकेशन के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सरकार ने इस पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सरकार ने इस नीति में, इस शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया है कि हम किसी भी हाल में शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे, तो ऐसी दशा में व्यवसायीकरण रोकने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हर हाल में इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उस पर कंट्रोल हो। तो सरकार चाहती है कि सिंगल डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी यानी किसी एक विधा को लेकर के जो यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है वो खत्म हो, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटी बने जिसमें तमाम माध्यमों की, तमाम विधाओं की, तमाम विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अगली चीज ये है कि लिबरल एजुकेशन हो। लिबरल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे देश में आज अभी जो व्यवस्था है उसमें ये है कि अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो सिर्फ उसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हिस्ट्री से मतलब नहीं है, ज्योग्राफी से मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से मतलब नहीं है। सरकार ये चाहती है कि लिबरल एजुकेशन हो, जो आप पढ़ रहे हो उसमें इस बात का स्कोप है कि अन्य विषयों को भी आप समझ सके, सीख सके। यानी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो आर्ट एजुकेशन है उसको भी शामिल किए जाने की बात इस शिक्षा नीति में की गई है, जो कि आज के दौर में बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन लेता है, उसके पास सोशल जो स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं उसका ज्ञान नहीं है, तो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा सोशल कंट्रीब्यूशन और बहुत अच्छा एथिकल जो वे ऑफ वर्क है उसको ज्ञान नहीं हो सकता है और ना वो इन सब चीजों को कैरी कर सकता है। अगली चीज जो इसमें ये है वो ये है कि यूजीसी के वर्कलोड को घटाया जाए और उसके वर्तमान में जो जो दायित्व हैं उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना करके डेलीगेट किया जाए। कहने का मतलब ये है कि आज आप देख रहे होंगे कि यूजीसी के पास
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुनिश्चित करने से लेकर के ग्रांट देना और सिलेबस को लेकर के डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि ये सारे काम अलग अलग बोर्डों को दिए जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और कोऑर्डिनेशन तक की चीज़ों को बैलेंस वे में सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद अगली चीज़ जो ये है वो ये है कि ये इनिशिएटिव नया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाने की बात की गई है। और इसमें ये सरकार ने कहा है कि इसमें हम प्रत्येक राज्य से एक एक प्रतिनिधि लेंगे और 30 शिक्षाविदों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका जो चेयरपर्सन होगा वो देश का शिक्षा मंत्री होगा, यानी कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऐसा कमीशन गठित करने की बात हो रही है जिसमें एजुकेशन को लेकर के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग राज्य और केंद्र के बीच डेवलप की जा सके। अगली चीज जो है वो ये है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में अगर आप इसका आंकड़ा देखें तो तकरीबन 4% से 4.5% के बीच में है और ये बहुत कम है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि सरकार अपने खर्च का कम से कम 20% शिक्षा पर खर्च करे। अगर सरकारी खर्च की बात शिक्षा पर की जाए तो वर्तमान आंकड़ा करीब 10 से 12% के बीच में है। तो कुल मिला जुला करके ये जो शिक्षा नीति है इसमें जिन चीज़ों की बात की गई है वो निश्चित ही प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, साथ साथ में आज के दौर के हिसाब से बेहतर है। अब चुनौती क्या है? चुनौती इस बात की है कि इसके सभी पक्षों को, सभी बिंदुओं को समग्रता के साथ सफलतापूर्वक लागू करना, ये भविष्य में तय करने वाली बात होगी। दोस्तों, एक दो चीजें यहाँ पर और समझ लेना बेहद आवश्यक है। वो ये है कि क्या जो शिक्षा नीति है इसकी सभी बातों को तुरंत ही लागू किया जाना है या इसकी क्या डेडलाइन ली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेडलाइन ली गई है वो काफ़ी दूर तक है, 2040 तक इसको लागू किए जाने की बात है। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना आवश्यक है आपको कि सारी बातों को 2040 पे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि फ्रॉम द डेट जहाँ से ये लागू किए जाने की बात शुरू होगी वहाँ से लेकर के 2040 के बीच में अलग अलग अधिनियमों और कानूनों के तहत इसकी जितनी चीज़ों को सरकार लागू करने की स्थिति में होगी वो लागू करेगी। यानी 2040 तक इसमें जो ड्राफ्ट में जो बातें कही गई हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट किए जाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये रही शिक्षा नीति के बारे में एक आपके पास आलोचनात्मक जानकारी। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी कि इसमें क्या कुछ चुनौतियां हैं। दोस्तों, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जितनी बातें सरकार ने की है अभी इसमें किसी भी बात में स्पष्ट रूप से फंडिंग की बात नहीं की गई है। यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 में ये तय होगा कि किस योजना के लिए सरकार द्वारा कितनी फंडिंग की जा रही है और तब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी गंभीरता से सरकार किन चीज़ों को टैकल कर रही है और अपनी प्राथमिकता में किन किन चीज़ों पर ला रही है और फंडिंग की व्यवस्था कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें कई सारे इनोवेशंस हैं, कई सारी नई चीज़ें हैं और इन नई चीज़ों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई सारे चेंजेज की ज़रूरत है। तो ये भी सरकार के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार से वो ऐसे चेंजेज लाए, ऐसे परिवर्तन करे जो नवाचारों को सुरक्षित रख सकें और उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अगली चीज़ जो इसमें है वो ये है कि सरकार ने इसमें व्यावसायीकरण है शिक्षा का उसको रोकने की बात की है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस का विस्तार हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है, ये काम जरा मुश्किल लगता है कि सरकार इसको कर पाएगी। देखने वाली बात होगी भविष्य में कि किस प्रकार से सरकार शिक्षा के व्यावसायीकरण को कम करती है। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात कि सरकार ने इसमें इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भी शामिल किए जाने की बात की है। इस पर भी अलग अलग शिक्षाविदों की अलग अलग राय है। ज़्यादातर शिक्षाविद इस बात पर राय व्यक्त कर चुके हैं कि अगर हमारे देश में कोई दूसरे देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आती है तो वो जाहिर सी बात है यहाँ के टैलेंट को आउटसोर्स करेगी, उनको अपने यहाँ जगह देगी। तो जो हमारे
विश्वविद्यालय है वो उनकी अगर प्रतिस्पर्धा में विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाए तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान प्रतिभा हमारे विश्वविद्यालयों में है वो भी शिफ्ट होकर के उन विदेशी विश्वविद्यालयों में चली जाएगी और जाहिर सी बात है जो हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो ये रही शिक्षा नीति की बुनियादी बातें। दोस्तों इसके बाद इस शिक्षा नीति में 2-3 पॉइंट्स और जानने की जरूरत है, वो आप अभी देख लीजिए। इसमें जो एक खास चीज आई हुई है वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए हर हाल में कोर्सेज को रिज्यूम करने की और बिना ड्रॉप आउट के अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करने की बात हुई है। इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ये कहा गया है कि स्टूडेंट कैन रिज्यूम डिग्री कोर्सेज आफ्टर ड्रॉपिंग आउट विदाउट स्टार्टिंग अफ्रेश। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सर्टिफिकेट आफ्टर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, आफ्टर सेकेंड ईयर डिप्लोमा एंड डिग्री पोस्ट फाइनल ईयर। नेक्स्ट चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एमफिल हैज बीन डिसकंटिन्यूड, यानी एमफिल को खत्म किया गया है। इसके अलावा जो मैंने अभी बात की कि मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी हाल में सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि प्रत्येक तरीके के विषय को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। इसके बाद इसमें अगली चीज जो है वो है ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर। इसमें क्या किया गया है कि सरकार ने जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन को उसको चेंज करने की बात की है। अभी जो है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कि 6 to 14 ईयर में 10 ईयर की एजुकेशन है, उसके बाद आगे चल करके 16 to 18 ईयर में 18 ईयर में 2 ईयर की एजुकेशन है। अभी सरकार ये कह रही है कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगा उसमें 2 स्तरों पर 3 to 2 +3+3+4 ये इसका नया प्रोफार्मा है जो सरकार द्वारा लाया गया है। इसके बाद इसमें अगली चीज जो समझने वाली है और ध्यान देने वाली है वो इसकी टाइमलाइन है, और मैं उसको पहले ही आपको बता चुका हूं कि 2040 तक सरकार अपने टारगेट्स को, इस एजुकेशन पॉलिसी के टारगेट्स को पूरा करने की बात कर रही है। दोस्तों आशा है कि आज के इस लेक्चर से आपकी शिक्षा नीति को लेकर के जितनी भी आशंकाएं या कंफ्यूजन रहे होंगे वो दूर हुए होंगे और आप निश्चित ही शिक्षा नीति को समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।